नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बड़ी और मैं ऋतिक शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर, आपका बड़ा भाई। स्वागत करता हूं आप सभी का। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों को आखिरी जंग आ चुकी है। इस जंग में दोस्तों आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाइयों आपको पर डे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है। पहले बता दूं भाई, जिस स्टूडेंट को अच्छे से तैयारी करनी है मन लगाकर, वही इस वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज आपको अपना लेवल पता लगेगा। अगर किसी भाई को अगर ये क्वेश्चन हार्ड लगे तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। और आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहे हैं तो भाई आपकी तैयारी बहुत ज्यादा वीक है। क्योंकि भाइयों आपको जो यहाँ पर जो मतलब कि ये क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। सेम इसी प्रकार का लेवल आपको वहां पर मिलेगा। क्योंकि कैंडिडेट्स, अगर आपने अग्निवीर का एग्जाम दिया है तो दोस्तों वहां पर आप लोगों ने एक ये चीज अवश्य ही देखी होगी कि स्टूडेंट वहां पर फिजिक्स का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ था। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एटलीस्ट अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को फिजिक्स के 20+ लेके आने। अगर आपको 20+ लेके आने तो मैं आपके लिए एक टारगेट शेयर करता हूं कि आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर अपना स्कोर कमेंट करना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो देखें, अगर उनका चाहे कितना भी स्कोर हो, प्लीज पहले मेरे मतलब कि जैसे मैं आगे जो क्वेश्चन अगर उसका हल बताऊं तो उससे पहले आपको उस वीडियो जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है और उसके बाद आपको अपना आंसर मैच करना। अगर आपका आंसर सही हो तो इस हिसाब से अपना आंसर मैच करके और अपना आंसर जो भी है कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और बाद में ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि मैं कहां पर हूं। ठीक है स्टूडेंट? तो और स्टूडेंट, अगली बात ये कि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपना जो ग्रुप उसको जो मतलब को आपको जो अपना ग्रुप टेलीग्राम का लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, उससे जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। और दूसरी बात स्टूडेंट, अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति, अगर आपको एयरफोर्स के अंदर जॉब चाहिए तो स्टूडेंट आपको पता है कि एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना फेज 2 के लिए भी बहुत अच्छी खासी से वो तैयारी करनी पड़ेगी स्टूडेंट। इसलिए हमने आपको पता है कि हम लोग लास्ट 2 इंटेक से आप लोगों को ऑनलाइन फेज 2 की तैयारी वो करवा रहे हैं बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। जब भी आपका एग्जाम पास हो, मतलब जैसे आप एग्जाम देकर हो आते ही प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करना ताकि आपको बेस्ट वो मतलब तैयारी मिल सके और आपका एयरफोर्स का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन ये है कि वायु में एक जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल टी है। जब इससे पानी में दोलन कराया जाता है तो इसका आवर्तकाल टी डेश बराबर √2t हो जाता है। तो उसका पेंडुलम के गोलक का घनत्व क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बड़ा टफ क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसका आंसर। देखो इसमें आपको निकालना क्या है स्टूडेंट। देखो इसमें आपको सबसे पहले निकालना क्या है मेरे भाई। देखो सबसे पहले ये देखो स्टूडेंट, जस्ट वेट 2 मिनट। हाँ देखो स्टूडेंट, इसमें आपको निकालना क्या सबसे पहले ये देखो आप। देखो इसमें आपको निकालना क्या है। देखो इसमें आपको निकालना है कि जो गोलक है उसका आवर्तकाल क्या है। ठीक है, यानी कि अगर आपको गोलक का आवर्तकाल निकालना, इसका मतलब ये है कि आपको मतलब कि अगर आपको रो का मतलब देखो अगर रो अपना जल का घनत्व है, इसका मतलब आपको सिग्मा का मान निकालना है। ठीक है, ओके। और आप लोगों को एक ही चीज पता होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट कि जब आप किसी पदार्थ को पृथ्वी की सतह पर रखते हो तो अगर उसका गुरुत्वाकर्षण जी है तो अगर उसको रो घनत्व वाले या फिर सिग्मा घनत्व वाले लिक्विड के अंदर अगर उसको लेके जाते हो तो उसका जो जी है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस का, अगर जल का घनत्व रो है तो ऊपर आएगा जल का घनत्व बटा सिग्मा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट देखो अब आपको आवर्तकाल दिया गया, इसका मतलब ये है कि सर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल जी की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। यानी कि अगर जो टी है अगर वो √2 गुना हो गया है तो जी कितना परिवर्तित होगा। देखो अगर आपने जो गोलक अगर उसको जल में डुबाया तो इसका मतलब ये है कि सर उसकी लंबाई में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका केवल जी परिवर्तित होगा। तो जी है वो 1/√2 गुना हो जाएगा। यानी अगर ये √2 गुना हुआ तो जो जी है वो 1/√2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर जी 1/√2 गुना हुआ तो देखो अंडरूट 1/√g बराबर 1/√g बराबर देखो 1/√g नहीं, हाँ 1/√g बराबर वो आ गया अपने पास 2। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप इसे आगे देखते हो, देखो ये आ गया √g। ठीक है, ओके। और यहां से अगर जी आ गया 1/2। ठीक, अगर जी 1/2 है यानी कि जो जी डैश है वो 1/2 आ गया तो 1/2 बराबर जी इंटू जी मतलब g/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये आ गया 1 माइनस का रो अपॉन सिग्मा, जिसे जी कैंसिल तो 1/2 बराबर 1 माइनस का सिग्मा बटा रो। और देखो अगर ये रो पानी का घनत्व 1 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/रो बराबर 1 माइनस का 1/2 तो सिग्मा बराबर अपने पास होगा 2, यानी कि जो पदार्थ उसका का घनत्व 2 आएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया और आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो दोबारा देखो। यानी स्टूडेंट अगर आपका जो पेंडुलम का जो गोलक है अगर आपने उसको सिग्मा घनत्व वाले किसी लिक्विड में डुबोया है
या फिर रो घनत्व वाले किसी लिक्विड में अगर आपने उसको डुबोया है, तो इसका मतलब ये सर उसकी लंबाई में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर आवर्तकाल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर उसका केवल जी की वजह से ये ही परिवर्तित हो रहा है। यानी अगर आवर्तकाल √2 गुना हुआ तो जी है सर वो यहां से 1/2 आ गया, यानी जो जी डेस है वो 1/2 आ गया। क्यों? क्योंकि सर यहां से √जी आएगा, वो आ गया √जी 1/√2, और यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो जी बराबर होगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैंने इसका फॉर्मूला मैंने यहां पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से आपका आंसर आ गया सिग्मा बराबर 2। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, दो बिंदुओं के मध्य कसी हुई डोरी में उत्पन्न प्रथम सन्नादि की आवृत्ति अगर 1000 हर्ट्ज है तो तीसरे अधिसंवरक की आवृत्ति कितनी होगी? देखो आपको पता है सर जो अधिसंवरक होते हैं वो देखो, अगर ये अधिसंवरक है तो जो ये सन्नादि होता है उससे एक आगे होता है, यानी कि जो अधिसंवरक है ये सन्नादि से एक आगे होता है। अगर ये जो अपने पास जो ये है सन्नादि है, अगर ये 4 है तो अधिसंवरक 3 होगा। यानी कि अधिसंवरक होता है जो अपने पास होता है सर इससे एक पीछे होता है। यानी अगर सन्नादि 4 है तो अधिसंवरक 3 होगा। यानी कि सर इसका बस डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अगर सब कुछ भी याद ना रहे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना मेरे भाई, कि अगर आपकी जो ये सन्नादि अगर ये 1000 हर्ट्ज है, अगर आपसे अधिसंवरक पूछे तो कुछ नहीं करना, n प्लस का 1 कर देना। n कितना सर? n अपने पास 3 है तो 3 प्लस का 1 बराबर 4, तो 400 हर्ट्ज आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए परिपथ में विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट के स्रोत के परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा ही इजी और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हो, बट पहले इस क्वेश्चन को समझो। पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि जो 24 वोल्ट का जो अपने पास बैटरी है, उस बैटरी के द्वारा या फिर उस बैटरी के आसपास या फिर उस बैटरी के ऊपर जो इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो देखना मेरे भाई, यहां से मैं आपको दो स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। देखो अब यहां से देखना, देखो स्टूडेंट, जो ये अपने पास जो ये 2 है, ये कौन से मतलब बताओ कि ये अपने पास श्रेणी क्रम में है या फिर ये समांतर क्रम में? तो आपका आंसर होगा कि सर ये अपने पास समांतर क्रम में है। तो इसका मतलब ये होगा सर 8। अगर देखो, अगर 2 प्रतिरोध समान मान के समांतर क्रम में हो तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है? n/2, तो n/2 यानी 4। यानी कि कहने मतलब ये होगा सर इसका मान अपने पास आ गया 4, ठीक है। अगर इसका मान अगर अपने पास 4 आ गया तो ये जो 6 और ये 4 है ये कौन से क्रम में हो गए मेरे भाई? तो ये 6 और 4 आपका आंसर होगा सर ये अपने पास श्रेणी क्रम में हो गई। इसका मतलब होगा सर 4 प्लस का 6 यानी 10। यानी कि इधर वाला जो भी पूरा, जस्ट वेट, अब देखो, अब देखना मैं इसको पूरा साफ करूंगा, ठीक है। जस्ट वेट देखना, अब देखना जो ये पूरा है ना यहां से लेके यहां तक, इसका कितना आ गया सर? इसका आ गया अपने पास 10। अगर इसका 10 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सर इसका 10 आ गया अपने पास है तो हमें इसका निकालना। अगर मैं इसका निकाल लेता हूं तो इधर आराम से मैं इसको बता सकता हूं, ठीक है। तो आप देखना, आप जस्ट वेट देखो, अब देखना। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि जो ये 2 है 10 ओम और ये 5 ओम है, ये कौन से क्रम में है? तो आपका आंसर होगा कि सर ये समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर क्रम में, अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे होता है सर? 10 गुणा 5 बटा 10 प्लस का 5 कितना हुआ सर? सर ये अपने पास होगा 50/15, 50/15 नहीं, जस्ट वेट, कितना सर ये अपने पास होगा 1/10 1/15, सॉरी 15 है मेरे भाई। यहाँ पर देखो 150/25 सर 6 हो गए। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये 2 प्रतिरोध है इनका मान कितना होगा सर? इनका जो है वो अपने पास यहाँ पर 6 ओम आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि जो ये 6 ओम है और ये 4 ओम है ये कौन से क्रम में? आपका आंसर होगा कि सर ये अपने पास श्रेणी क्रम में। इसका मतलब होगा कि इसका आंसर होगा 6 प्लस का 4 बराबर 10। अब देखना मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ से आपको ये पता लग गया कि ये दोनों इधर से जो ये पूरा है इसका कितना हुआ सर? इसका अपने पास होगा 10, और इधर वाला है इसका ये पूरा कितना हुआ सर? इसका आंसर होगा 10। यानी कि इधर अपने पास है 10, एक प्रतिरोध इस हिसाब से होगा और इस हिसाब से एक प्रतिरोध इस हिसाब से होगा, और बीच में अपने पास यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है। ओके, अब आपका आंसर होगा सर अगर ये 10 ओम है, इधर ये अपने पास है 10 ओम है, तो ये दोनों समांतर क्रम। अगर 2 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो n/2 यानी होगा 10/2 बराबर 5 ओम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, और आराम से इस क्वेश्चन आप आंसर बता सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता तो भाई वीडियो दोबारा मतलब कि पीछे कर लेना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक चालक में निश्चित धारा प्रवाहित करने पर उसके तापक्रम में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीमेंट होता है, तो यदि उसके धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो तापक्रम में कितनी वृद्धि होगी? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इसमें
आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ओके, आई स्क्वायर आर टी होता है, ओके। और यहां से एच क्या है, एच एक प्रकार का तापमान है, तो यानी कि देखो अगर ये वायर है, अगर मानो कि अगर ये वायर है, ठीक है, और अगर मैं इस वायर के अगर उस समय में वृद्धि हो रही है, तो इस समय में वृद्धि होना मतलब एक सर ये वायर गर्म हो रहा है, अगर ये वायर गर्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसका तापमान में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि यहां से मैं बता सकता हूं कि जो ये एच है ये प्रकाश इसका तापमान इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से टी बराबर होगा अपने पास आई स्क्वायर आर टी। और यहां से ये बोला है सर टी समानुपाती आई स्क्वायर हो गया, ठीक, अगर आई 2 गुनी हुई है तो ये हिसाब से जो टी है वो 4 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपना मतलब 4 गुना होगा, पहले था 3 तो 4 गुना 3 बराबर होगा अपने पास 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, एक कुंडली में धारा का मान है उसमें लपेटे के संख्या से बहुत अधिक है, अगर इसे नॉर्थ साउथ में ऊर्ध्वाधर जो अपने पास प्लेन है अगर उसमें लटकाया गया है तो इसमें प्रवाहित जो धारा वो अपने पास दक्षिणावर्ती है, तो लघु चुंबकीय सुई को इसके केंद्र पर रखने पर जो चुंबकीय सुई का उत्तरी पोल है, यानी जो उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो भाई इस ऐसे क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो मेरे भाई, ये क्वेश्चन होगा एक प्रकार से स्किप करने वाला, क्योंकि भाई ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि स्टूडेंट मेरे को आपको ये भी बताना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए। वैसे मैं इसका आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आपका भी सही होगा, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट अगर आप स्किप कर सकते हो स्किप कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपको देखो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए सर मेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए, मेरे को ये मतलब नहीं है कि मेरे फिजिक्स में 20 आ रहे हैं, मेरे फिजिक्स में 25 आ रहे हैं या फिर मेरे फिजिक्स में 15 आ रहे हैं। अल्टीमेट अपना गोल है कि हमें अपना सिलेक्शन चाहिए कैसे भी हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 20 सही हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो यहां पर ये बोला गया है, देखना यहां पर देखो, ये बोला गया है कि अगर ये अपने पास नाल चुंबक है तो इसकी वजह से देखो ये नाल चुंबक है, ठीक है, ओके। तो इसने बोला है कि जो ये इसका जो एस पोल है, देखो जस्ट वेट, देखो ये अगर ये एस पोल है अगर ये एन पोल है तो इनके दोनों के जो बीच का जो ये बिंदु है यहां पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या हुआ, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हुआ। तो यहां पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो मेरे भाई अगर मानो कि अगर ये इस हिसाब से अगर नाल चुंबक ना होगा, अगर ये एक प्रकार से छठ चुंबक होता तो इधर एन और अगर इधर एस होता तो आप आराम से बता सकते थे कि सर इसका जो चुंबकीय प्रेरण है वो बी बराबर आप आराम से बता सकते थे। बट मेरे भाई अब ये नाल चुंबक बन गया, तो अगर ये नाल चुंबक बन गया तो आप सभी को पता है कि सर नाल चुंबक की वजह से, अगर नहीं पता तो नोट कर लो कि एक नाल चुंबक की वजह से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी बराबर होता है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर। अब देखा आपने ये पढ़ा होगा, आपको ये चीज तो 100% याद है कि म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर होता है, बट आपको यहाँ पर आई नहीं है, आई की जगह एम है तो आप यहाँ पर एम पुट कर देना, ठीक है। आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज तो याद है यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, बट आपको इस हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपने पास होती है 10 की पावर माइनस का 7, और एम कितना सर, एम अपने पास होता है पोलर स्ट्रेंथ, और जो ये पोलर स्ट्रेंथ है वो कितनी सर, वो अपने पास है 0.01 बट्टा आर स्क्वायर से हमारा मतलब ये है मेरे भाई कि देखो अगर ये जो दूरी अगर ये पूरी आर है तो इसका बीच का कितना सर, इसके बीच की दूरी आधी होगी, यानी कि यहां पर हमें कुछ नहीं करना, यहां पर हमें 0.1 जो मीटर है इसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है, ओके। अब आगे देखो इसको अलग रख दो, 0.7 हो गया। अब यहां से अगर इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 गुणा 0.01 बट्टा इसका स्क्वायर करूंगा सर 0.01, इसे ये कैंसिल होगा तो 4 गुणा 10 की पावर 7 आपका माइनस का 7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 होगा क्या? एक बार रुको, जस्ट मेरे को थोड़ा चेक करने दो इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर मैं करता हूं तो भाई यहाँ पर थोड़ा 6 इसको 7 कर लेना, ठीक है। तो ये 6 इसको काट कर यहाँ पर 7 कर लेना, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक वर्ताकार कुंडली के एक जो उसके पास में रखी हुई दंड चुंबक को एक ही दिशा में गति कराई जाती है। अगर कुंडली 0.5 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है और जो चुंबक है वो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब कितना होगा? तो मेरे भाई ये बताओ, अगर आपको किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो इसके लिए अपने पास वैसे तो बहुत सारी मतलब होती है, मतलब वैसे तो हम बहुत प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, बट हमें इसमें एक शर्त ये है कि अपनी जो कुंडली हो या फिर जो चुंबक है उसमें से एक चीज हमारी गति करनी चाहिए।
यानी कि अगर एक स्थिर है और अगर एक चीज गति कर रही है तो उसकी वजह से उत्पन्न हो जाता है। बट अगर दोनों गति कर रही हो, मानो कि अगर ये कुंडली है और ये छड़ चुंबक है, तो अगर ये दोनों गति कर रही हो तो इनकी चाल अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी चाल भी 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी अपेक्षित जो चाल है, सापेक्षिक जो चाल है, यानी सापेक्ष चाल है वो जीरो है, बट इनकी सापेक्ष चाल जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें से इनकी जो चाल है वो अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो हमें कुछ निकालना, इस क्वेश्चन में हमें कुंडली की चाल निकालो सबसे पहले, और चाल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। जो ये दूरी कितने से दूरी अपने पास है 1 बटा 0.5, कितना हुआ सर, ये अपने पास 2 मीटर हो गया। ठीक है, 2 होगा ना, हाँ 2 होगा, ठीक है ओके। और जो चुंबक है इसकी कितनी सर, इसकी अपने पास है 2 मीटर बता 1 सेकंड बराबर 2 मीटर, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी भी होगी 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आपने इसकी चाल निकाली, और जो ये कुंडली है और जो ये चुंबक है इनकी चाल सेम है। अगर चाल सेम है इसका मतलब ये कि इनकी जो सापेक्षिक चाल है वो जीरो। अगर सापेक्षिक चाल जीरो है तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न करना है तो उसके लिए एक शर्त यह है कि या तो अगर आपकी कुंडली स्थिर है तो आपकी जो चुंबक है वो गति करनी चाहिए, बट अगर आपकी चुंबक स्थिर है तो ये कुंडली गति करनी चाहिए। बट अगर दोनों गति कर रही हो तो जो दोनों है उनकी जो चाल अलग अलग होनी चाहिए। बस आप सापेक्ष वगैरह बोझो, बट इनकी चाल अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी परिपथ में प्रवाहित जो धारा का आरएमएस वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर वॉट इन धारा इतनी तो उसका शक्ति गुणा कितना होगा। भाई इसके लिए अगर मेरे को पता है, अपने इस फॉर्मूले को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि वॉट हीन धारा बराबर आई आरएमएस इंटू साइन फाई। बस इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपने मेरे को पता है इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा अभी तक, तो कुछ नहीं करना। हमें हमारे क्वेश्चन में हमारे पास वोट इन धारा कितने, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास जो वोट इन धारा वो अपने पास √3 है, तो जो √3 बराबर आई आरएमएस कितना सर, आई आरएमएस अपने पास 2 है, गुणा साइन फाई। तो साइन फाई यहां से साइन फाई बराबर होगा √3/2, और यहां से फाई बराबर अपने पास 60 डिग्री का है। बट हमें यहाँ पर हमको यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं पूछा है, हमको यहाँ पर इसका हम क्या पूछा, हमें पूछा शक्ति गुणा। और शक्ति गुणा कितना होता है सर, शक्ति गुणा अपने पास cos फाई होता है। तो cos फाई, cos 60 वैल्यू कितने से, cos 60 वैल्यू 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भाई देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो भाई इन जो क्वेश्चन का नोटबुक बनाते चलो, लास्ट दिन जब आपका एग्जाम उससे पहले एक बार इन फॉर्मूले को, एक बार इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिलेंगे आपको यहाँ से। जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में, भाई इन क्वेश्चन का लास्ट टाइम रिविजन कर लेना मेरे भाई, 100% आपको सफलता मिलेगी। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ओके। और भाई आपका अपना स्कोर भी कमेंट करना मेरे दोस्तों से। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, यदि किसी धात्विक सतह से हरा प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जन, मतलब जो पीले जो रंग का है उससे उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो निम्न में से कौन से जो रंग है उससे प्रकाश का उत्सर्जन संभव है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में मेरे को पता भाई क्वेश्चन हार्ड है, बट भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ दो। देखो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि निम्न में से किस रंग से प्रकाश का उत्सर्जन संभव है। तो आप इस जो क्वेश्चन इसको पढ़कर कैसे बता सकते हो। आपके लिए प्रकाश का उत्सर्जन अगर बताना है तो उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन होती है। एक तो होती है दहली आवर्ती, और एक होती है अपने पास दहली तरंग दैर्ध्य, दहली लैम्डा, ठीक है ओके। अब देखो दहली आवर्ती से मतलब होता है कि हमारा वो मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे अधिक होने पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और दहली तरंग दैर्ध्य से हमारा मतलब है कि वो अधिक से अधिकतम वो लैम्डा का मान जिससे कम होने पर ही उत्सर्जन होगा। तो यहां पर यह बताया गया कि जो हरा प्रकाश है अगर उससे अधिक लैम्डा का अगर प्रकाश होगा तो उत्सर्जन नहीं होगा। यानी कि अगर हरे रंग के प्रकाश पर उत्सर्जन हो रहा है, जिसका मतलब यह कि अगर जिसकी भी लैम्डा हरे रंग से ज्यादा होगी उसका उत्सर्जन नहीं होगा। यानी कि उसका जो आपतित प्रकाश है उसकी लैम्डा का मान हरे रंग से कम ही होना चाहिए, यानी जो लैम्डा उसका मान हरे रंग से कम ही होना चाहिए। अब देखो आपको पता है सर VIBGYOR, अब यहां से जो ग्रीन है, ग्रीन, अब देखो इस R की जो लैम्डा वो सबसे अधिक होती है, और जो V है यानी कि जो वोलेट यानी बैंगनी उसकी कम होती है, ठीक है। यानी कि अब दिए गए ऑप्शन नंबर ए में ऑरेंज की लैम्डा ज्यादा, इसका मतलब ये कि ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास लाल, तो लाल की सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा जामुनी मतलब बताओ वोलेट, और यही आपका आंसर होगा वोलेट। क्यों? क्योंकि जो हरे रंग का आपको यह बताया गया कि हरे रंग की प्रकाश से अधिक प्रकाश का अगर कोई तरंग दैर्ध्य का होगा तो उससे उत्सर्जन नहीं होगा, उससे कम का होगा तो उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टी समय में, देखो टी हाफ समय में टी हाफ प्रकाश की जो टी हाफ है वो अर्ध आयु है, और जो
इसमें ये पूछा जो टी 3/4 है, उससे आपका क्या मतलब है? तो मेरे भाई ये मेरे को आपको पता है सर, टी हाफ में पदार्थ का 1/2 भाग विघटित हो जाता है। तो जो टी 3/4 है तो उसमें ये होगा कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा, यानी पदार्थ का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका 3/4 भाग विघटित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आराम से बता सकते हो। ट्रांजिस्टर के में अगर भाग अगर अभिनति वो प्लस अभिनति से कम होती है, इसका सही कारण क्या? भाई देखो, अगर अभिनति प्लस अभिनति, देखो इस जो क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि तो अगर अभिनति को हम प्लस अभिनति से बहुत ही कम में काम में लेते हैं, यानी अगर अभिनति की तुलना में प्लस अभिनति को हम ज्यादा काम में लेते हैं इन आवर जो हमारा जहां पर हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो वहां पर हम प्लस अभिनति को ज्यादा काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर अभिनति में होल्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अगर उसके ऊपर अगर हम अधिक मान का वोल्टेज अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अगर अधिक मान का वोल्टेज अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है या फिर होल्स है, वो अधिक वहां पर उस जो वायर है या फिर जो अपने पास पदार्थ उसमें वो गति करेंगे। और अगर अधिक इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि सर उसमें धारा का मान बढ़ रहा है। अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो पदार्थ गर्म हो रहा है। अगर पदार्थ गर्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पदार्थ टूटने का खतरा रहता है। इसलिए हम अगर अभिनति की कंपैरिजन में प्लस अभिनति को ज्यादा काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि स्टूडेंट पिछले बार क्वेश्चन का आंसर ये होगा क्योंकि सर अगर अभिनति में पदार्थ जो ट्रांजिस्टर होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक मतलब कि समाक्षीय केबल का प्रतिबाधा ज्ञात करो जबकि उसका प्रेरक तो इतना है और उसकी धारिता इतनी है। तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, Z बराबर होता है √L/C का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि √L/C किसकी ये विमा होती है? सर √L/C R की विमा होती है, और R जो एक प्रकार की प्रतिबाधा होती है ना। अगर कल को आपसे ये पूछ ले सर √L/C किसकी ये विमा होती है, तो आप आराम से बता सकते हो सर ये प्रतिबाधा की होती है विमा, यानी इसका ओम इसका मात्र होता है। बट इसने आपसे एक कदम आगे पूछ लिया कि जो इसका जो ओम है उसका मान कितना होगा। सर एल का मान कितना है? एल का मान अपने पास है 0.40 माइक्रोफेरेड, बट अपने पास है 1×10⁻⁻11। अब देखो, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की पूरी मतलब इसको पूरा सोल्व करेंगे, बट मैं ये कहता हूं मेरे भाई इसको पूरा सोल्व नहीं करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ नहीं करना। मेरे को पता है कि सर जो ये 4 है इसके बाहर देखो 4 है, इसके नीचे ना तो 1 या 2 यानी इसके नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि सर जो 4 है ये बाहर निकलेगा रूट से, यानी बाहर 2 आएगा। आगे से इसकी जो पावर कुछ भी है मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को इतना मालूम है कि जो ये 4 है ये बाहर निकलेगा। अगर 4 बाहर निकल रहा है तो सर इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा, यानी कि 2 बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर कौन से ऑप्शन में 2 बाहर है? ऑप्शन नंबर ए में ही 2 बाहर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण परस्पर ए दूरी पर स्थित है, यानी कि 2 समतल जो अपने पास मिरर है, यानी जो प्लेन मिरर है वो ए दूरी पर स्थित है। अगर इनके बीच में एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु वस्तु स्थित है, इसमें बहुत ही छोटी वस्तु स्थित है। समतल जो प्लेन मिरर है उसमें कई परावर्तनों द्वारा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आप सभी को पता है सर उसके बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कब? जब वो अपने पास मतलब जब उनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो। ठीक है, ओके। अगर उनको n वे क्रम में बने प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि ये पूछा गया है कि मानो अगर 2 समतल दर्पण है, इसके बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसके जो प्रथम प्रतिबिंब है उसके और जो nवां जो प्रतिबिंब है उसके बीच की जो दूरी कितनी होगी? तो भाई इसको याद रखना, इसका फॉर्मूला था 2na। ठीक है, तो आराम से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समान आवर्ती की 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोमीटर और 4 और 7 आयाम की 3 वेव्स है, वो किसी बिंदु पर π/2 कालांतर पर आपसे पहुंचती है, तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको देखो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। क्योंकि देखो ये समय ऐसा है कि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग से निकल जाएगा, अभी आपके आंखों से निकल जाएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और आपके एग्जाम में वो अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो। तो देखो 10, 4 और 7, ठीक है, 3 है। इसने ये बोला कि इसके बीच का कलांतर π/2 है और इसके बीच का कलांतर π/2 है। तो मेरे को ये बताओ कि इसके बीच का कलांतर कितना हुआ? सर इसके बीच का कलांतर पाई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर ये दोनों π/2 अगर इनके बीच का अगर π/2 तो इसके बीच का आराम से पाई होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें पहले आपको 2 वेव है उसके बीच का परिणाम आयाम निकालो और उसका कंपेरिजन तीसरे के साथ निकाल दो आराम से। यानी मेरे को पता है सर में जो ये 10 और ये 7 है इसके बीच का कलांतर पाई है, तो इसका परिणामी आयाम निकालना है। तो आपको इस 4 वाले को भूल जाओ एक बार,
जो 10 है और ये 7 दो प्रकार की तरंग है आपके पास है और इनके बीच का कलांतर पाई है, तो परिणामी आयाम कितना होगा सर? ए बराबर होगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 माइनस देखो प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 इंटू कोस थीटा, कोस पाई की वैल्यू अपने पास उसके माइनस का 1, ठीक है ओके अंडर रूट। अब देखो ये -1 को मैं हटा देता हूं और यहां पर मैं -1 को लगा देता हूं। अब देखो जो 10 7 14 140 हो गए, ये होगा अपने पास 140। अब देखो 140 हो गया, देखो अब 140 को मेरे को इससे घटाना है, तो देखो इससे ये गया 100, यानी इधर बचा केवल और केवल 40, ठीक है, यानी 49 माइनस का 40 अंडर रूट हो गया अपने पास 9 का अंडर रूट हो गया 3, यानी जो 10 और 7 है इसके बीच का जो परिणाम आयाम है वो 3 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो 3 है और एक अपने पास 4 है, इनके बीच का कलांतर π/2 है, तो इनके बीच का परिणाम आयाम आराम से बता सकते हो आप। देखो इसके बीच का कितना सर? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, और अगर π/2 होता है तो कुछ नहीं करते, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कोस π/2 वैल्यू होती है 0, ठीक है ओके, और ये हो गया पूरा 0 हो गया, तो 9 प्लस का 16 का अंडर रूट हो गया 25 का अंडर रूट 5, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सदिश अपने पास इस हिसाब से है कि आई कैप जे कैप के कैप द्वारा एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ बनाए गए कोण क्रम से कितने हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन और बड़ा ही टफ क्वेश्चन भी मैं से बोल सकता हूं, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो मेरे दोस्त तैयारी बहुत वीक है आपकी, क्योंकि इस बार लेवल यही आने वाला है फिजिक्स का। देखो आई जे और के, आपको एक्स एक्स के साथ इसका कोण निकालना है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, अगर एक्स एक्स के साथ निकालना है तो आप एक्स एक्स पर वाई और जेड 0 होता है, यानी एक्स एक्स पर हो गया आई कैप प्लस का 0 जे के प्लस का 0 के कैप, और जो परिणामी जो अपने पास मतलब मेन अपने पास जो वेक्टर वो कितना है? वो अपने पास आई कैप जे के प्लस का 2 के मतलब के कैप हो गया, ठीक है ओके। अब देखो इनके बीच का कोण कितना होगा? इनके बीच का कोण हो गया आई का, मतलब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मेरे को निकालना है, तो आई कैप प्लस का जे के प्लस का 2 के कैप डॉट आई कैप 0 के 0 जे के 0 के कैप बट्टा इसका मापांक कितना सर? इसका मापांक होगा अपने पास 1 1 2 और 2 4, यानी 2 और 2 4 कितना होता है सर? देखो देखो ये कितना होगा सर? देखो अंडर रूट 1 प्लस का 2 4, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 होगा अपने पास, ठीक है देखो ओके, तो 4 2 6 ओके। अरे यार ये अंडर रूट 2 है, तो तभी तो कहूँ मैं यार, देखो ये होगा 2, ठीक है, और इसका हो गया 1, ठीक है, इसका हो गया 1। अब देखो इसका देखो डॉट हो गया 1 बट्टा 2 2 4, यानी 1 बट्टा अंडर रूट 4 बराबर 1 बट्टा 2, 1/2 कोस 1/2 की वैल्यू कितने सर? 60 होती है, यानी कोस 1/2 की वैल्यू मेरे पास 60 होती है, यानी और या तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा सब सही, और ऑप्शन नंबर ए और सी में जो 60 डिग्री है बराबर, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके जो जेड एक्सिस के साथ बना हुआ अगर कोण निकाल लेते हैं तो हम आराम से इसका आंसर टिक कर सकते, मतलब वो टिक कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि जो अगर अपने पास जेड एक्स है तो उसके ऊपर कितना कोण बनेगा, मतलब उसके ऊपर अगर कोई वेक्टर तो उसका स्थिति वेक्टर कितना होगा, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते सर वो 0 आई के प्लस का 0 के प्लस का कितना सर? देखो आई जे नहीं जे होगा इधर प्लस का के ठीक है। अब देखो इसके इसका बीच का अगर मेरे को कोण निकालना तो 1 बट्टा इसका सर हो गया 2 और इसका हो गया 1, यानी 1 बट्टा अंडर रूट 2, देखो अंडर रूट ऊपर हो गया, देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ऊपर हो गया अंडर रूट 2 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा रूट 2। अब 1 बट्टा अंडर रूट 2 45 का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने मेरे भाई, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, यहाँ पर बस मैंने जो अपने पास है क्वेश्चन है उसको कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपको ये पूछा गया कि एक्स के साथ बनाया गया कौन, वाई एक्स का और जेड एक्स के साथ बनाया गया कौन। आपको पता है सर अगर कोई वेक्टर अगर एक्स के ऊपर स्थित है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये होगा, अगर कोई जेड एक्स पर स्थित है उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब आपको इसका और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करके आराम से निकालना, तो आप आराम से बता सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सार्वत्रिक गैस नियतांक आर की असाई मात्रा कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कण है वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजाओं ए बी बी सी सी डी के अनुदिश किस हिसाब से अनुदिश 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गति कर रहा था, इसका औसत वेग। मेरे भाई इसमें आपसे औसत चाल नहीं पूछी, अगर औसत चाल पूछता है तो आप आराम से इसमें बता सकते थे, बट इसमें आपसे औसत वेग पूछा। तो औसत वेग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप औसत वेग निकालना है तो आपको औसत वेग के लिए आपको कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। अब इसमें कुल विस्थापन कितना होगा मेरे को ये बताओ। देखो मेरे भाई इसमें विस्थापन निकालना तो पहले कण इस जगह स्थित होगा, फिर बाद में यहाँ होगा, यानी इसके बीच का जो विस्थापन है ये जो वर्ग है इसकी बीच की जो एक दूरी है इसके बराबर होगा, यानी जो ये वर्ग है उसकी एक भुजा बराबर होगा। और वर्ग की एक भुजा कितनी है सर? जो ये वर्ग है उसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर की है,
हाँ, यानी कि जो कुल दूरी कुल विस्थापन वो तो 25 है। अब कुल समय कैसे निकालूंगा? देखो, कुल समय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय प्लस यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय प्लस यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय, यानी कि ए से बी, बी से और सी डी। अब ए बी के बीच में लिया गया समय कितना हुआ सर? दो, वो दूरी कितनी सर? दूरी अपने पास है 25 और जो चाल है वो अपने पास 15 है। और जो बी से सी के बीच में कितना समय लगेगा? वो सर अपने पास 25/15 और सी से डी 25/15, यानी सर इसके बीच का जो समय है वो 75/15 हो गया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 75/15 हो गया और जो 15 ऊपर जाएगा, ठीक है, आराम से बता सकते सीधे। चलिए 3 हो गया और 15/3 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समान जो वर्ती गति उसमें कौन से, मतलब वो किस हिसाब से होती है भाई? एक समान जो वर्ती गति उसमें वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ती गति है तो इसमें हर एक बिंदु पर इनका परिमाण तो समान होता है, बट इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो परिवर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति गतिशील ट्रेन में इंजन की वो डायरेक्शन में मतलब इंजन की जो डायरेक्शन उसमें मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर वो एक सिक्का ऊपर उछालता है तो जो व्यक्ति पीछे जाकर गिरता है, इसका मतलब क्या होगा? अगर सिक्का उछाला अगर वो पीछे गिरा, इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति, यानी इसका मतलब तो ये देखो, अगर सिक्का उछालता और वो हाथ में आता, इसका मतलब ये होता है कि वेग जो ट्रेन है वो नियत वेग से गति कर रही है। इसका मतलब ये होगा सर, यहां पर नियत वेग तो आंसर नहीं होगा। या तो जो ट्रेन है वो या तो वो त्वरण से आगे की ओर गति कर रही है, या फिर उसमें जो वो मंदन उत्पन्न हो रहा है। अगर मंदन उत्पन्न होता है तो सिक्का आगे जाता है और व्यक्ति पीछे वो रह जाता, बट इसने ये बोला कि जो सिक्का है वो पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो त्वरण है, जो ट्रेन है, वो एक त्वरण से आगे की ओर गति कर रही है। इसका मतलब ये होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि ट्रेन आगे की ओर गतिशील है और उसकी चाल बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 50 जो अपने पास उस पर एक भार लग रहा है, ठीक है, और उसका अगर उसकी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर उसके ऊपर 28.2 न्यूटन का एक बल से खिसका जाता है, तो पिंड पर लगने वाले जो घर्षण बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस प्रकार से होंगे? देखो, अगर ये अपने पास एक सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, ओके, और इस हिसाब से बोला गया कि जो इसका जो ये कोण है वो कितना सर? वो कोण अपने पास 45 डिग्री है, ठीक है, और ये कोण 45 डिग्री है, और जिस कोण की जो डायरेक्शन में 28.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक, और एक देखो, और जो नीचे की तरफ 50 न्यूटन का बल है। ओके, अब देखो आपको उसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इसके कंपोनेंट के लिए इस जो बल देखो, जिसके साथ कोस थीटा होता है, जिसके साथ जो थीटा होता है उसके साथ कोस लगता है, यानी 28.2 कोस 45 हो गया। ये ऊपर की तरफ होगा सर 28.2 साइन 45, ठीक है, साइन 45, और ऊपर की तरफ ही एक प्रकार से अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब देखो, अब सभी को यह पता है कि सर जो घर्षण बल होता है वो मतलब उसके हमेशा विपरीत लग रहा है, यानी जो घर्षण बल होता है वो हमेशा 28.2 गुणा कोस 1 कोस 45 के बराबर, और जो कोस 45 की वैल्यू कितनी सर? उसकी वैल्यू 1/√2, और 1/√2 जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी सर? 28.2 बटा 1.414, आगे काटो, जिसका आंसर आएगा 20। यानी कि इसका जो घर्षण बल है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 20। आराम से टिक करके आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। देखो मैंने क्या किया, दोबारा समझ लो। यहाँ पर था 45 डिग्री, तो मतलब जिसके साथ जो थीटा होता है उसके साथ अपना आता है कोस, तो इधर कोस होगा, उधर होगा साइन। और आपको पता है मेरे दोस्त की जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, यानी ऊपर की तरफ 2 बल लगेंगे, एक तो लगेगा आर और एक लगेगा 28.2 साइन थीटा, ठीक है, और जो घर्षण बल है वो हमेशा इसकी जो गति की विपरीत, मतलब दूसरा जो मतलब मान लो कि उसकी जो मतलब अगर मैं इसी डायरेक्शन अगर मैं वो गति कर रहा हूं तो जो घर्षण बल मेरा पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि इस जो डायरेक्शन में उसका घर्षण बल लगेगा, यानी जो घर्षण बल है वो हमेशा 28.2 कोस 45 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो विराम अवस्था T1 में V1 V वेग को प्राप्त कर लेता है, और इस पिंड में T समय में क्या कार्य है वो कितना हुआ? यानी इसमें ये पूछा गया, मेरे पास कुछ नहीं पूछा, इसमें बस इतना ही पूछा गया कि जो T समय में क्या कार्य कितना हुआ। तो कार्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर? कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला तो होता है बल गुणा विस्थापन, और बल देखो फोर्स इंटू होगा डिस्प्लेसमेंट, और बल होगा अपने पास ma इंटू विस्थापन कितना हो सर? जो विस्थापन है वो होता है अपने पास वेग बट्टा दूरी, तो वेग कितना सर? वेग अपने पास v बटा टी होगा, ठीक है। विस्थापन कितना सर? विस्थापन अपने पास वेग बट्टा वो दूरी नहीं होता है, विस्थापन अपने पास होता है वेग इंटू समय, तो v इंटू टी होगा, ठीक है, ओके। एम ए कितना सर? एम ए, ठीक है, एम ए होगा, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने क्या किया, देखो मेरे भाई, इसने ये बोला है सर जो F इंटू एस होगा, ठीक है, जो विस्थापन होता है S बराबर होगा अपने पास V बराबर होता है अपने पास S अपॉन टी, तो S बराबर होगा V इंटू टी, ठीक, आराम से होगा V इंटू टी, ओके। और यहाँ पर M एज इट इज होगा M इंटू ए,
अब जो ए है उसको अगर मैं वी में चेंज करता हूं तो वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो एम बराबर ए बराबर होता है अपने पास, ए बराबर होता है अपने पास क्या सर, जो ए बराबर होता है वो अपने पास होता है वो अपने पास ए बराबर होता है अपने पास वी बटा टी। ठीक है ओके। तो और यहां से ये हो गया अपने पास वी बटा टी। ओके 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 मेरे भाई, ये चीज मैंने गलत कर दी। देखो कि देखो देखो बस इसी बात देखो भाई, इट इज कॉल्ड। सो देखो मेरे भाई, इस आपको इसी प्रकार से वहां पर अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो उसको वहां पर आपको खोल कर रखना है। बस मैं देखो मैंने जब यहाँ पर v इंटू टी लिखा तो मेरे को ऐसा लग गया था भाई ये गलत है। देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि आप उसका विस्थापन पूछा तो विस्थापन कितना होता है एच बराबर यू टी प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर से मेरे को निकालना पड़ेगा। अगर ये विरामावस्था में इसका मतलब होगा ए जीरो होगा तो एच बराबर होगा 1/2 ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पर 1/2 ए टी स्क्वायर होगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर, यानी अगर देखो यहाँ से इसको एक उठाऊंगा तो ए स्क्वायर होगा। अब देखो अगर ये ए स्क्वायर आ गया अपने पास तो अब मेरे को ये बताओ तो वी ए बराबर कितना सर, ए बराबर होता है मेरे पास वी इंटू टी। अब देखो यहाँ पर जो ये टी आएगा भाई ये टी1 आएगा, क्यों? क्योंकि उसने जो टी1 जो अपने पास समय उसमें उसने वी वे को प्राप्त किया है। इसका मतलब सर वी अपॉन टी1 का स्क्वायर गुणा 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन टी1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक से समाप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो अगर देखो अगर पृथ्वी का जो अपने पास गुरुत्वीय बल अगर वो समाप्त हो जाए इसका मतलब ये होगा कि सर उसका जो भार है वो तो हो जाएगा जीरो, बट जो मास है वो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मास हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मास कभी भी चेंज नहीं करता। जो भार होता है वही डिपेंड करता है जो अपने पास गुरुत्वीय बल होता है उसके ऊपर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 1 मीटर लंबे तार को तोड़ने के लिए 40 केजी भार की आवश्यकता है तो उसी पदार्थ तथा दोगुनी मोटाई और उसकी दोगुनी मोटाई तथा 6 मीटर लंबे तार को तोड़ने के लिए कितनी आवश्यकता है? भाई याद रखना जो बल है वो हमेशा हमेशा इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। यानी अगर रेडियस 2 गुनी होगी तो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। अगर बल 4 गुना हो गया तो पहले कितना था? पहले था 40, तो 4 गुना 40 यानी 160 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी साबुन के घोल से वी आयतन का बुलबुला बनाने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है तो उसी घोल से 2 आयतन का बुलबुला बनाने के लिए किए गए कार्य का मान कितना होगा? चलो इसका निकालते हैं। डब्ल्यू बराबर होगा अपने पास 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यानी सर जो डब्ल्यू है वो समानुपाती होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, सबको पता है यहाँ से। बट यहाँ पर इसका जो ये रिलेशन कभी नहीं होगा। आपको वी बराबर सर आयतन समानुपाती होता है आर क्यूब की, यानी जो आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सर वी समानुपाती आर क्यूब होगा। बट सर हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो सर, आर समानुपाती होगा वी की पावर 1/3। अब देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, डब्ल्यू समानुपाती आर की जगह होगा वी की पावर 1/3। तो यहाँ पर सर वी की पावर 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट किया है। और सर देखो अगर आर की वैल्यू को पुट करता तो देखो यहां पर होगा सर v की पावर 1/3 हो गया ना, तो w समानुपाती होगा v की पावर 2/3। अब देखो अब बस कुछ नहीं किया, यहां पर इसने बोला सर v को 2 गुना किया। अगर v को 2 गुना किया तो सर जो w है वो अपने पास 2 की पावर 2/3 गुना हो जाएगा। तो 2 की पावर 2/3 कितना होता है? 2 की पावर 2 होगा। 2 की पावर जो 2 होता है वो तो अपने पास 4 होता है, तो 4 की पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखो मैंने क्या किया कि सर डब्ल्यू बराबर होगा अपने पास 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होता है यहाँ पर कैपिटल वाला। ठीक है, देखो यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं डब्ल्यू का समानुपाती होता है आर स्क्वायर के। बट हमें आर स्क्वायर में संबंध नहीं पूछा, हमें यहाँ पर इसका आयतन में संबंध पूछा था। वी समानुपाती आर क्यूब, यहाँ से आर समानुपाती होगा वी की पावर 1/3। बस यहाँ पर मैंने इसकी आर की वैल्यू को पुट कर दिया और हिसाब से अपने पास 4 की पावर 1/3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समान रेडियस की 2 अपने पास ट्यूब है, उसमें उसके अंदर अपने पास अलग अलग लिक्विड बह रहे हैं, तो उनके से शांत गुणांक का अनुपात अपने पास इतना और उसके जो घनत्व उसका अनुपात इतना और क्रांति वेग का अनुपात कितना होगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट बनाकर हेडिंग बनाकर कुछ भी मेरे को नहीं पता, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। याद करने से मेरा मतलब इसका फॉर्मूला बताऊंगा उसको याद कर लेना। ऐसा नहीं बताऊंगा कि इसका ए ऑप्शन सही बी ऑप्शन सही, नहीं। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं कि हमने दोस्त की इसका ए ऑप्शन सही बी ऑप्शन सही, नहीं। विद रीजन विद फॉर्मूला बता रहा हूं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो जब भी आपको क्रांतिक वेग है, क्रांतिक वेग समानुपाती होता है अपने पास श्यानता यानी ईटा बट्टी रो, यानी कि v1 अपॉन v2 आपको पूछा है। क्रांति वेग का अनुपात होगा n1 अपॉन n2 गुणा रो2 अपॉन रो1। n1 कितना अपने पास? n1 अपने पास है 52/49 और जो ये अपने पास है रो1 अपॉन जो रो1 अपॉन है वो अपने पास 13/1। बट हमें सही रो2 अपॉन रो1 ये होगा अपने पास 1/13, तो 1/13। ठीक है, कैंसिल कर दिया 4/49। ऑप्शन नंबर आपका
ऐसे ही होगा। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का आज का फिजिक्स का वीडियो। भाई जो भी स्कोर हो आपका कुछ नहीं भाई देखो जो भी स्कोर हो 10, 15, 20, 25 भाई एटलीस्ट कमेंट करके बताना, ताकि आपके जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो मॉक टेस्ट उसका लेवल को सेट करें और स्टूडेंट उस हिसाब से अपनी जो आगे की जो तैयारी उसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई इतनी मेहनत के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। भाई अगर 25 क्वेश्चन को मैंने 30 मिनट में लगभग 35 मिनट में मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, तो भाई अगर आप ये मॉक टेस्ट किसी और से करते यही मॉक टेस्ट तो स्टूडेंट हो सकता था कि वो आपके 2 घंटे बर्बाद कर दें। बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको टाइम वेस्ट हो। मेरे स्टूडेंट आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, सपोर्ट आपका चाहिए। अब वीडियो शेयर करोगे तभी आगे की भाई हमारी मेहनत कंटिन्यू हो पाएगी। अगर आप ही हमें सपोर्ट नहीं करोगे भाई इतनी मेहनत कहाँ से करें हम, कि और हम किसके लिए करेंगे। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो शेयर करना, और भाई जब भी आपका एग्जाम निकले और जब भी आपका एग्जाम पास हो कैसा भी हो, एटलीस्ट एक बार हमें मतलब एटलीस्ट एक बार हमें जो है मतलब फ़ोन करके बताना जरूर कि सर आपकी वजह से इतने सही हुए इतनी हुए। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना कुछ बताते हो। ठीक है स्टूडेंट, और भाई एग्जाम निकले तो भाई एक बार फेस 2 के लिए हमें कॉन्टैक्ट अवश्य करना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। सो जय हिंद, जय भारत।